Okay, now we are restarting our lecture again. Something happened to my laptop, it just went off immediately, so I had to restart it. Now I am starting it all again. Plant pathology का lecture है ये. Fungal diseases of different economically important crops को हम further discuss करेंगे क्योंकि हम introduction ले चुके हैं अपने तमाम biotic agents का जो कि diseases cause करते हैं plants को. Fungi, nematodes, bacteria and plant parasitic plants also. तो हम स्टार्ट करें फंगल डिजीज से. लूज स्मेट ऑफ वीट. लूज स्मेट ऑफ वीट जो है वो ऑब्वियसली वीट की बीमारी है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है. होस्ट क्या होता है? ऑब्वियसली वीट है इसका होस्ट. और सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है वो इन द यंग स्पाइकलेट्स यानी गंदम की जो यंग बालियां हैं, जो यंग इन्फ्लोरेसेंस है, उनके इमर्ज होने से भी पहले ही जब फ्लावर डेवलप हो रहा होता है उसी वक्त ओवरी के अंदर जो है वो स्पोर सैक्स बनना शुरू हो जाते हैं. बजाय इसके कि फ्लावर की ओवरी जो है वो अपने ही एंडोस्पर्म से फिल्ड इन हो, वो स्पोर्स सैक की तरह एक्ट करती है और स्पोर्स भरे हुए होते हैं उसके अंदर. इट इज़ द होम ऑफ मिलियंस ऑफ स्पोर्स. द स्पोर्स ऑफ ईच स्पाइकलेट आर कवर्ड बाय थिन ग्रेइश और सिल्वरी मेम्ब्रेन. बाय द टाइम व्हेन द ईयर इमर्जेस यानी गंदम की बाली जब पक के पूरा गंदम तैयार होता है तो उस वक्त जो है वो जो भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसके इनसाइड, बजाय इसके कि स्पोर्स के अंदर, बजाय इसके कि सीड्स के अंदर जो है वो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ हो, उसके बजाय स्पोर्स फिल्ड इन होते हैं. और जैसे ही ये स्पोर्स मैच्योर होते हैं, अपनी तादाद में बढ़ते हैं, ये सीड वॉल को रप्चर करते हैं, ओवरी को रप्चर करते हैं और बाहर आ जाते हैं. और पूरे का पूरा जो है वो स्पाइक है, पूरे गंदम का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक कलर के स्पोर से ढक जाता है. इसीलिए हम इस बीमारी को कहते हैं लूज स्मट ऑफ वीट. स्मट स्पोर्स का नाम है, स्मट स्पोर्स कहते हैं इस तरीके के स्पोर्स को हम. और अभी आपको आगे बताते हैं लाइफ साइकिल में डिटेल इनका स्ट्रक्चर एंड ऑल. और चूंकि लूजली पैक्ड होते हैं और ये बाहर आ जाते हैं, अपीयरेंस में हमें नजर आते हैं क्लियरली, तो हम इसे कहते हैं ये लूज स्मट ऑफ वीट है. इसी तरीके से एक और स्मट डिजीज होती है वीट की जिसके अंदर स्पोर्स बाहर अपेयर नहीं होते, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा जब तक फील्ड आखिर तक आपको नहीं पता चलता दूर से देखने के ऊपर कि कोई डिजीज्ड है, क्रॉप है. इस क्यों? क्योंकि स्पोर जो है वो रप्चर होके बाहर नहीं आते हैं, कवर्ड ही रहते हैं इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द वीट सीड्स. इसलिए हम उसको कहते हैं कवर्ड स्मट ऑफ वीट. तो कवर्ड एंड लूज स्मट में ये फर्क है और इसीलिए इसका नाम लूज स्मट ऑफ वीट है कि स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लेते हैं. Organism, casual organism of this disease is Astilago tritici and the host is Triticum vulgare. Triticum aestivum और Triticum vulgare बहुत सारी वीट की वैराइटीज हैं जिसको ये और स्पीशीज है जिनके ऊपर ये एक्ट अपॉन करता है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर ये देखा गया कि अस्टिलागो ट्रिटिसाई के स्पोर जो है वो अस्टिलागो न्यूडा को ट्रांसफ़र किए गए और दो डिफरेंट स्पीशीज़ को मिला के भी रखा गया. तो जो है वो दोनों के जो टीलियोस्पोर्स जो बने वो अलग अलग थे. ये चीज़ आपको समझ आएगी अभी जब हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे. डिजीज इज इंटरनली सीड बोर्न. ये सीड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, इसलिए हम सीड बोर्न डिजीज कहते हैं. कुछ डिजीजेज जो है वो एयर बोर्न होती है, यानी स्पोर जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो ट्रांसमिशन की टाइप पे हम कहते हैं आइदर एयर बोर्न है, आइदर सीड बोर्न है. समटाइम्स ट्रांसमिशन जो है वो वाटर के थ्रू हो रहा होता है, तो हम कहते हैं वाटर बोर्न ट्रांसमिशन है. इनका जो ट्रांसमिशन है वो सीड बोर्न होता है. Mycelium. Astilago tritici is an internal parasite. It has a dikaryotic mycelium. यानी एक माइसीलिया के अंदर दो डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं. दो डिफरेंट न्यूक्लियस पाए जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन नहीं होंगे बल्कि एक साथ रहेंगे. The hyphae ramify the intercellular spaces in the host tissue. They absorb nutrition from the host cells by the process of diffusion. The hyphae do not produce any hostoria. होस्टोरिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. होस्टोरिया जो है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्गन है. अगर माइसीलिया बजाय इसके कि टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करे, अगर बाहर बाहर ही रहता है तो उसे पेनिट्रेशन के लिए और ऑब्जॉर्प्शन के लिए कुछ तो हिस्सा चाहिए होता है. तो माइन्यूट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल स्मॉल साइज हाइफी
जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, उन्हें हम कहते हैं हॉस्टोरिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे पूरा हाइफ का पूरा हाइफी ही अंदर पेनिट्रेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है सीड के और प्लांट टिश्यूज़ के, तो इसलिए तमाम का तमाम हाइफी ही डिफ्यूजन के थ्रू होस्ट सेल से फूड हासिल कर रहा होता है। स्पोर फॉर्मेशन, द माइसीलियम ग्रोस कीपिंग पेस विद द ग्रोथ ऑफ द होस्ट प्लांट। जैसे जैसे होस्ट ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे माइसीलिया भी ग्रो कर रहा होता है उसी स्पीड में। इट इज चीफली कन्फाइंड टू द स्टेम at the time of flowering, and when the inflorescence is still enclosed by the boot leaf, the mycelial hyphae enter into the ovaries of flowers. With the passage of time, जैसे जैसे फ्लावर डेवलपमेंट होती है तो स्टेम से होते होते ये फ्लावर के अंदर पहुंचता है, फ्लावर के अंदर ओवरी के अंदर जाके सेटल डाउन होता है और वहीं पे ही अपने स्पोर जो है वो बनाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये एक नॉर्मल ईयर है वीट का, हेल्दी। बी ईयर इज स्मटेड ईयर, जिसके ऊपर स्मट स्पोर जो है वो अटैक कर चुके हैं या यूँ कह लें कि बिल्कुल रप्चर होकर स्पोर जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो इस तरीके की अपीयरेंस हो जाती है वीट ईयर की। नेकेड रैकिस, सिर्फ जो है वो एक रैकिस बचा है, इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, स्मट स्पोर्स इस तरीके से होते हैं एक लाइन में अरेंज, और अगर हम एक स्पोर को देखें तो वो इस स्ट्रक्चर का हामिल होता है। एक्साइन एंड इंटाइन, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। This is healthy wheat ear, this is smutted wheat ear, this is an empty rachis, सिर्फ एक शाख ही बची है, फ्लोरेसेंस बची है, उसके ऊपर है कुछ भी नहीं। ये स्मट स्पोर्स की लाइन है और ये स्मट स्पोर्स है। अस्टिलागोट्रेटिसाई के स्पोर्स जिन्हें हम स्मट स्पोर्स कहते हैं, दो लेयर्स हैं। आखिर बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, इंटरनल लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। और ये एक बाय न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो स्पोर्स पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि आपस में कंबाइन नहीं होते। ठीक है, यानी इनका फ्यूजन नहीं होता, लेकिन दो न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है फंजाई का। फंजाई के अंदर बाय न्यूक्लिएट कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन काफ़ी आपको कॉमनली मिलती है अदर स्पीशीज़ की बनस्बत। यहाँ पे इस न्यूक्लियस एक साथ रह सकते हैं बिना आपस में कंबाइन हुए। ठीक है, यानी बिना एक दूसरे को फर्टिलाइज किए दो न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली एक साथ रह सकते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन, और यू कैन से बाय न्यूक्लिएट कंडीशन। Further, within the ovary each hyphae grows vigorously. ओवरी के अंदर जो है वो हाइफी तेजी से डेवलप करते हैं और अपने आप को तेजी से ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो है वो हाइफी का जो मास है वो बहुत डेंस होता चला जाएगा। फर्दर दे लेटर डिस्ट्रॉय द होस्ट टिश्यू इन द ओवरीज एंड सराउंडिंग फ्लोरल पार्ट्स, ये पूरे फ्लावर को आखिरकार डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि हाइफी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। द सेल्स ऑफ दीज हाइफी ऑल आर बाइन्यूक्लिएट, क्योंकि एक बाइन्यूक्लिएट स्पोर से जर्मिनेट हुए हैं, तो हर हाइफी जो है वो एक डाइकैरियोटिक हाइफी होगा। हर हाइफी के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे और डाइकैरियोटिक कंडीशन होगी। न्यूक्लियस आपस में एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग टाइप्स के होंगे। द हाइफी अंडरगो एडिशनल सेप्टेशन टू फॉर्म शॉर्ट बाइन्यूक्लिएट सेल्स। हर हाइफी की टिप के ऊपर जो है वो हाइफी जो है वो एक सेप्टेशन क्रिएट करेगा, यानी एक दीवार बनाएगा, और इस दीवार के बनने का मकसद ये होता है कि कुछ अलग टाइप के सेल्स प्रोड्यूस हो जाए। और ये अलग टाइप के सेल्स क्या होते हैं, ये अलग टाइप के सेल्स जो है वो फूल जाते हैं, राउंड फॉर्म के बन जाते हैं, और हर सेल के अंदर एक बाइन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड स्वेल्ड सेल्स कहलाते हैं स्मट स्पोर्स। The smut spores are called the brand spores also. Some mycologists prefer to call them teliospores. हम smut spores को teliospores भी कहते हैं। They are spherical to oval. Average measurement is 5.9 micrometer in diameter. They have a finely echinulate thick spore wall. Echinulate मतलब एक rough spore wall होती है, smooth wall नहीं होती spores की, which is olivaceous brown color in ऑलिवेशियस ब्राउन मतलब ब्राउनिश एंड ग्रीनिश का एक मिक्सचर, ऑलिव ब्राउन, बट स्लाइटली लाइटर ऑन वन साइड, और इवनली शेडेड भी नहीं होते हैं। इनके कलर जो है वो एक साइड से लाइट एक साइड से डार्क इस तरीके का होता है।
एंड यू कैन ओनली ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनका साइज, इनकी स्पोर वॉल की कंडीशन, कलर, ऑल ऑफ दीज नेकेड आई से विजिबल नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन सी कि इनका साइज कितना स्मॉल है। द टीलियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन इनॉर्मस नंबर्स, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है वो लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल को आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, लेट्स से एक इन्फेक्टेड जो है वो कर्नल है, इन्फेक्टेड जो है वो ईयर है वीट का। यहाँ से स्पोर जो है वो हवा के थ्रू उड़े और जो है वो टीलियोस्पोर या स्मर्ट स्पोर व्हाटएवर यू वांट से एयर और एक हेल्दी वीट ईयर के ऊपर आके सेटल डाउन हो गए। ठीक है, यहाँ पे टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन फ्लावर्स ऑफ हेल्दी प्लांट, फ्लावर्स के ऊपर सेटल डाउन हुए। टीलियोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट ऑन फ्लावर, डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन्फेक्ट हो गई। जब ये जर्मिनेट होते हैं फ्लावर के ऊपर तो क्या करते हैं, माइसीलियम बनाएंगे। ऑब्वियसली माइसीलियम क्या होता है, हमेशा डाइकैरियोटिक नेचर का होगा क्योंकि स्पोर भी डाइकैरियोटिक ही था। तो सिंपल माइटोसिस हो रहा है और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 साल बढ़ते जाएंगे, हाइफी डेवलप होता जाएगा। माइसीलियम इन्वेड्स पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड, जो एम्ब्रियो है इनसाइड द ओवरी, उसके अंदर जो है वो इन्वेजन होगा, बाकायदा कब्जा होगा और डेवलपमेंट होगी। तो ये मुख्तलिफ आपको सीड्स दिखाए जा रहे हैं। माइसीलियम ओवर विंटर्स इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल कर्नल्स, ओवर विंटर्स यानी सर्दियां गुजार लेगा, तवील अरसे तक जो है ये डोरमेंट कंडीशन में यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, फर्दर जो है वो माइसीलियम इन्वेड्स यंग सीडलिंग्स इंट्रासेलुलरली, आफ्टर दैट टाइम पीरियड ये दोबारा रीएक्टिवेट होगा और जो भी नए सेल्स बन रहे होंगे और फ्लावर के अंदर ये फैलेगा। ठीक है, तमाम नए सेल्स के अंदर ये इन्वेट करेगा, फैलेगा इस तरीके से। माइसीलियम फॉलोज ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट इंट्रासेलुलरली, ग्रोइंग पॉइंट पे ही ग्रो करेगा ये मेजरली। ग्रोइंग पॉइंट का मतलब कि जहाँ जहाँ पौधा बढ़ रहा है ये भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के अंदर। फ्लावर ग्रो करेगा तो फ्लावर के अंदर, लीफ ग्रो करेगा तो लीफ की साइड्स के ऊपर, स्टेम के जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के अंदर, तो नए टिश्यूज को ही इन्वेट करेगा। ठीक है, इस तरीके की एक स्वेलिंग सी कंडीशन हो जाती है, स्वेलअप हो जाता है सारे के सारे कर्नल्स जो है वो जब ये फिल्ड इन हो जाते हैं माइसीलिया से। माइसीलिया इन्वेट द स्पाइक एंड यंग कर्नल्स इंट्रासेलुलरली, लीफ को इन्फेक्ट किया, स्टेम को इन्फेक्ट किया, इसके साथ साथ जो है वो इन्फेक्शन जो मतलब इन्फेक्शन कंटिन्यूसली फैल रहा है पूरे के पूरे फ्लावर और उसके जो है वो सीड के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है उसको इन्फेक्ट किया, जो भी नए एम्ब्रियोज क्रिएट हो रहे हैं, नया फ्लावर बन रहा है उसको। With the passage of time, mycelial cells in kernels become teliospores. यहाँ पे जो है फर्दर यहाँ पे हर हाइफी के किनारे पे टीलियोस्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे और यू कैन से देम स्मर्ट स्पोर्स आल्सो। ये टीलियोस्पोर्स फर्दर क्या होंगे, सीड वॉल को रप्चर करके निकलेंगे, एम्ब्रियो को रप्चर करके रिलीज आउट होंगे और जो है पूरे प्लांट को ढक लेंगे ब्लैक कलर से अपने। ठीक है, दूर से ये ब्लैकिश ही लगते हैं, हालांकि अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो अपेयर ऑलिविशियस ब्राउन। और जब दोबारा हवा चलेगी और तेजी से पौधा हिलेगा तो ये स्मर्ट स्पोर्स हवा के थ्रू ट्रेवल करके जब भी किसी नए हेल्दी प्लांट पे पहुंचेंगे तो एक नया इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो दिस इज अ क्वाइट डेंजरस डिजीज ऑफ वीट, क्योंकि बहुत तेजी से फैलती है और हवा के थ्रू आराम से स्पोर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं और बहुत देर में पता चलता है कि हमारी क्रॉप जो है वो इन्फेक्टेड है। जैसे जैसे पौधा ग्रो करता रहता है इसके अंदर डिजीज भी ग्रो करती रहती है। एंड इन द लेटर स्टेज जब पौधा ऑब्वियसली मतलब जब तक अपनी टोटल हाइट पहुंच चुका होता है तब जाके फार्मर को रिवील होता है कि अच्छा मेरी फील्ड जो डिजीज थी, क्योंकि बहुत बाद में जो है वो ये रप्चर होते हैं और फिर पूरे प्लांट से बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि अच्छा जी ये तो डिजीज थी। इन द अर्ली स्टेजेस यू कैन डिटेक्ट फिजिकली और बाय आई। अगर हम इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से है।
अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ हमने अभी लास्ट टाइम भी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप जो है वो इसको इस तरीके से भी अगर आप लिखते हैं और याद करते हैं तो आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं इस तरीके से इन हेडिंग्स के थ्रू, और आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वही है पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको अभी जुबानी समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, हम इस डिजीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंस द माइसीलियम ऑफ द पैरासाइट is lodged inside the grain, external application of disinfectants is ineffective. externally असर नहीं होता है क्योंकि वो डिजीज जो है वो जो पैथोजन है वो बहुत इंटरनली सिचुएटेड है इन द टिश्यूज. डायरेक्ट अटैक ऑन द फंगस लिविंग डीप इन द टिश्यू इज वेरी डिफिकल्ट. In the first instance, most of the chemicals do not reach the seat of trouble. बिल्कुल जहाँ पे डिजीज जहाँ पे पैथोजन मौजूद है वहाँ तक केमिकल का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्प्रे करना चाह रहे हैं, कुछ भी. Some which do may injure the embryo as well. अगर आप ज़्यादा केमिकल अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट को भी नुकसान होगा. The dormant mycelia in the grain is very resistant to heat. Hence, in all methods of treatment, the first step is to make the dormant mycelia active. डॉर्मेंट माइसीलिया को आप किल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सीड ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं. सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं आप, देखिए ये वाली बात है कि अगर तो बाज़ दफ़ा डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद डेवलपमेंट नहीं हुई होती और आपके पास सीड्स कुछ हेल्दी सीड्स भी आ जाते हैं गंदम के, तो कुछ सीड्स जो है वो हमेशा फार्मर अपने लिए संभाल के भी रखते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्रॉप लगानी होती है और आप नेक्स्ट क्रॉप जब लगाते हैं तो उसके लिए आप हमेशा चाहते हैं कि आपके पास जो सीड हो वो हेल्दी हो. तो सीड टेस्टिंग एंड सीड ट्रीटमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सीड किस क्वालिटी का मौजूद है आगे फर्दर क्रॉप को ग्रो करने के लिए. ठीक है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, वरना हमें डॉर्मेंट माइसीलिया को एक्टिव करने की क्या ज़रूरत है. वैसे ही तो जो है वो आप बस सीड को जो है मार्केट में भेज दें, चाहे उसका जो भी होना है वो फैक्ट्री में हो ही जाएगा. ठीक है, लेकिन हेल्दी सीड पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने उसी से नई क्रॉप लगानी है. ओके, तो डॉर्मेंट अगर माइसीलिया है इनसाइड द सीड तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर माइसीलिया डॉर्मेंट कंडीशन में ही रहेगा तो उसे किल करना भी मुश्किल हो जाता है. जब तक वो एक्टिव नहीं होगा और अपने आप को अलाइव कंडीशन में नहीं लाएगा, रेप्लिकेट नहीं करेगा, तब उस वक्त वो उसकी एक वल्नरेबल स्टेज होती है. वो एक्टिवेटेड कंडीशन में वो ज़्यादा नाजुक होता है और उसे किल करना भी उसी वक्त ज़्यादा आसान होता है. ठीक है, तो इसलिए जो है वो सबसे पहले माइसीलिया को एक्टिव किया जाता है ट्रीटमेंट्स अगर हम करना चाहें सीड के. तो वीट ग्रेन्स को आप सबसे पहले सोक करते हैं इन द वाटर केप्ट विद इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. देन दे आर अलाउड टू रिमेन देयर फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स. उस वक्त तक सॉफ्ट ग्रेन जो है वो पानी को सोक कर लेते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, माइसीलिया को भी वाटर मिल जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है और अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करने लगता है, रेप्लिकेट करने की, हाइफी को डेवलप करने की. टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज देन रेज. उस वक्त हम टेम्परेचर पानी का बढ़ाते हैं आफ्टर 4 to 5 आवर्स और उसको 54 डिग्री पर रखते हैं अबाउट 10 मिनट्स. एट दिस टेम्परेचर द एक्टिवेटेड माइसीलिया इज किल्ड. दिस मेथड रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट केयर एंड सुपरविजन, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि आप सीड के एम्ब्रियो को ही किल कर दें. सीड का एम्ब्रियो भी किल हो जाएगा अगर आपने इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, 60 डिग्री पे ले गए, 65 डिग्री पे ले गए, तो फिर सीड आपकी किसी काम का नहीं रहेगा, एम्ब्रियो भी उसका मर जाएगा और आप उससे नई क्रॉप नहीं लगा सकेंगे. At a range a little too low, it will fail to kill the mycelium. अगर टेम्परेचर कम होगा तो माइसीलिया भी किल नहीं होगा. ठीक है, तो in this case the embryo is killed at 56 degree centigrade maximum. The margin of error either way is thus very little. तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, आप ज़्यादा एरर नहीं क्रिएट कर सकेंगे. टेम्परेचर बहुत कम पे छोड़ दिया या ज़्यादा पे छोड़ दिया. You have to be very vigilant while doing this method. सन हीटिंग कहाँ की जाती है. दिस मैथड इज वेरी मच कॉमन इन पंजाब साइड्स एंड इन द यूपी साइड्स ऑफ इंडिया बिकॉज द सन इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून इज वेरी हॉट देयर. द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज वेरी हाई. द सस्पेक्टेड ग्रेन्स, इन ग्रेन्स पे सस्पेक्ट होता है कि अच्छा जी शायद ये जो है वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो उन्हें सोक किया जाता है वाटर में, शैलो बॉटम बेसिस में, मतलब ऐसा बर्तन जहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो, बस 2 इंच ऊपर तक पानी हो. इनको जो है डायरेक्टली हीट में सन में रख दिया जाता है फॉर अबाउट 4 to 6 आवर्स. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक. ड्यूरिंग दिस पीरियड द डॉर्मेंट फंगस माइसीलिया एक्टिव. उसके बाद वाटर को जो है वो फेंक दिया जाता है. फर्दर इन्हीं ग्रेन्स को जो है वो ज़मीन पे बिछा दिया जाता है डायरेक्टली सनलाइट के अंदर. इन द कूलर रीजन्स द यूज ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स इज बीइंग इनकरेज्ड.
इससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हिट करती है और जो गैल्वेनाइज आयरन शीट्स हैं वो भी काफ़ी हीटेड हो जाती हैं। तो जहाँ पे सूरज इतना ज़्यादा नहीं चमकता तो वहाँ पे हम गैल्वेनाइज आयरन शीट्स यूज़ करते हैं, रादर कि हम ज़मीन पे वैसे ही फैला दें। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट किल्स द एक्टिवेटेड माइसीलिया एंड सर्टेन साइंटिस्ट रिकमेंडेड द सन हीटिंग मेथड फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज इन नॉर्थ बिहार। इंडिया में इसको तो बहुत काम हुआ है और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस मेथड को काफ़ी इफेक्टिव मानते हैं। फर्दर मैथड्स आर ग्रोइंग रेजिस्टेंट वाइटीज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनकी कोशिश होती है मुस्तकिल के वो रेजिस्टेंट वाइटीज़ बनाएं। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंट वाइटीज़ आने में काफ़ी टाइम लगता है हमेशा। मिनिमम ऑफ 8 years is being required to make one single variety which is resistant. So continuous researches are being going on all over the world कि जो है वो रेजिस्टेंट वाइटीज़ बन जाए। तो रेजिस्टेंट वाइटीज़ जो है वो इम्यून होती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से। हर डिजीज़ के लिए अलग तरीके की रेजिस्टेंट वाइटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ द मेजर और फेमस रेजिस्टेंट वाइटीज़ आर NP710, NP120, PB90, और ये हर मुल्क में अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग नामों से मिलती हैं। The other equally the other equally effective methods are wheat plants with infected ears which emerge out of the boot leaves earlier than the healthy ones may be uprooted at once and burned. This practice is called as रोजिंग। यानी आप पहले ही पिक कर लें जो भी इन्फेक्टेड व्हीट ईयर्स हैं, इनकी जो लेंथ है ये नॉर्मल व्हीट ईयर्स से लंबी होती है और ये जल्दी लंबे हो जाते हैं बाकी व्हीट प्लांट से। तो क्रॉप के अंदर जो इन्फेक्टेड व्हीट ईयर्स हैं, अगर तो पूरी क्रॉप ही इन्फेक्टेड है तो एक अलग बात है, तमाम की हाइट एक जैसी होगी। लेकिन अगर डिजीज जो है वो इतना इवनली स्प्रेड नहीं है फील्ड के अंदर, कहीं है और कहीं नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आसानी से जो है वो आप इन्फेक्टेड ईयर्स को, इन्फेक्टेड व्हीट प्लांट्स को अप्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और बर्न कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं ताकि ये बाकी क्रॉप में ना फैले। द ग्रेन्स फॉर सोइंग पर्पसेस शुड बी थ्रेश्ड फ्रॉम अनइन्फेक्टेड व्हीट ईयर्स। मतलब आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सेपरेशन कर लें इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड सीडलिंग्स की, और जो है वो इन्हें ट्रीट भी करें। यूज ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड्स। सिस्टमिक फंजीसाइड्स जो है वो जिन्हें आप वाटर में मिक्स करके प्लांट को सप्लाई करते हैं ताकि वो प्लांट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करे, तो उसके साथ साथ फंजीसाइड भी एब्जॉर्ब हो। ठीक है, टॉपिकल फंजीसाइड्स वो होते हैं जिन्हें आप स्प्रेज की सूरत में प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टॉपिकल के बजाय यहाँ पे सिस्टमिक फंजीसाइड्स का असर ज़्यादा होता है क्योंकि फंगस जो है वो सीड बोर्न होता है, इंटरनली बोर्न होता है। ठीक है, पहले इतना नहीं, इसको जो है वो बहुत सालों पहले अबाउट 60-70 ईयर्स बिफोर दैट इतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे हमें सिस्टमिक फंजीसाइड से जितने अब मिलते हैं। और जो है वो सिंस मेनी ईयर्स सिस्टमिक फंजीसाइड्स आर यूज्ड, जिनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट नामों से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वीटावैक्स, प्लांटावैक्स, ठीक है, और बीनोमाइल, कार्बोक्सिन, थायाबेंडाजोल, ये तमाम फंजीसाइड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनकी परसेंटेजेस के हिसाब से पानी में मिक्स करके सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दोस सप्लीमेंटेशन एज बीइंग ऑलवेज रिटन ऑन द पैकेजिंग। ठीक है, कि आपको कितने लीटर में कितना मिलाना है और कितनी फील्ड में कितना देना है, कितने हेक्टर्स के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, ये पूरे का पूरे मैनुअल्स के साथ आते हैं। अभी तक कोई सवाल है? बीच में आपने कोई सवाल नहीं किया तो अब मैं पूछ रही हूँ और मैं भी आपको पढ़ाती ही चली गई। कोई सवाल है? मैं कहीं से रिपीट करूँ इसको, टॉपिक को? देखिए, ऑब्वियसली मैनी थिंग्स आर न्यू इन दिस, तो आपको प्रॉब्लम और इशू तो होना चाहिए और होगा और होना भी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। कोई भी सवाल नहीं है कहीं से भी। मैं एक बार तमाम स्लाइड्स को अगेन रन कर देती हूँ ताकि आप देख लें, कुछ कोई बात हो तो यू कैन आस्क। इंट्रोडक्शन है, वैसे ये डिजीज जो है इसकी डेवलपमेंट सिंपल है, इसके बाद बल्कि जो हम नेक्स्ट फर्दर डिजीज पढ़ेंगे उसकी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो डिटेल्ड है और बहुत डिफरेंट स्टेजेस पे मबनी है। इसकी डेवलपमेंट तो सिंगल है, इसमें आपने एक ही स्पोर पर है। जब आप नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे वीट की, उसके अंदर जो है वो 5 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स डेवलप होंगे, तो दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो गया?
रेजिस्टेंट वैरायटीज़ और फंजीसाइड का इस्तेमाल जो है वो आपको कमोबेश तमाम जो है वो फंगस के ट्रीटमेंट में आपको मिलेगा। किसी में कोई फंजीसाइड यूज़ होता है, किसी में कोई यूज़ होता है। ये हम इनको डिवाइड भी करते हैं डिफरेंट बेसिस की बुनियाद पे। किसी के अंदर कॉपर बेस्ड यूज़ होते हैं, किसी में डिफरेंट एलिमेंट बेस्ड यूज़ होते हैं। ये हम इसको एक अलग टॉपिक में इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, चलें जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं। टुमारो विल बी अगेन I will conduct the class of plant protection, same time. और इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइम, आप अपने क्लास सीआर से कहें कि क्लास स्टूडेंट से कंसल्ट करें कि वाई द स्टूडेंट्स डोंट ज्वाइन द क्लास। अगर उन्हें टाइमिंग का इशू है तो हम इस चीज़ को रीशेड्यूल कर सकते हैं। हम इवनिंग टाइम कर सकते हैं, हम नाइट टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ आवर्स का आगे पीछे हो सकता है, तो वो देखा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को कंसल्ट करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने सीआर के साथ। सीआर कौन है, आई एम नॉट 100% श्योर अंटिल नाउ। आपकी क्लास में सेशन में मुझे इस सेमेस्टर में मुझे डिस्कशन का बड़ा इशू हुआ है कि स्टूडेंट्स डोंट डिस्कस एनी थिंग्स इवन देयर क्यूरीज इफ दे वांट टू चेंज द टाइम और व्हाट। अगर मैं कोई क्लास अटेंड नहीं भी करती हूँ, कभी सेशन मैंने नहीं कंडक्ट किया तो भी मुझे उस पर कोई सवाल नहीं आता, कुछ नहीं होता, तो होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी मुझसे क्यूरी नहीं आती है, क्लास स्टूडेंट नहीं आते हैं क्लास के अंदर रेगुलरली, तो बस यही है कि मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी और वो अपलोड करती जाऊँगी, तो फिर आप लोग अपने टाइम के हिसाब से उसको देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स हमारे मिस हो चुके हैं अभी। चलें जी, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।